कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे उसके लिए हमें खास तौर पर प्रदीप जी और उनके साथ जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने उनको आज आमंत्रित किया। हमारे साथ हैं कालकी धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए, सर स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसे ये भारत सरकार को कवर करते हैं, ये विदेश नीति क्या है, देश में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर नजर रखते हैं, तो अगर आचार्य जी की बीट होती कोई तो क्या होती? आचार्य जी बता सकते हैं, होती नहीं है जो वो। हाँ, अभी हमारा वही मतलब क्या है, तो यही तो नहीं है आचार्य जी की बीट। राहुल गांधी एक्सपर्ट, अब जैसे चैनलों में हम लिखते हैं एक्सपर्ट, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, और प्रदीप जी से लिखते हैं सभी मामलों के एक्सपर्ट। आचार्य जी के नाम पे राहुल गांधी से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट। मजाक कर रहा हूँ आचार्य जी, लेकिन देखिए कुछ हुआ ऐसा है कि हमें समझने की जरूरत पड़ी कि भाई चाहते क्या हो। जैसे वो डायलॉग है ना 3 इडियट्स का, चाहते क्या हो, जो टीचर पूछता है, कहना क्या चाहते हो। राहुल गांधी ने 2 काम किए पिछले कुछ दिनों में। एक की हमने कल चर्चा कर ली थी, बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को उन्होंने भ्रष्ट कहा, ममता बनर्जी को उन्होंने उनकी पार्टी को, सरकार को गुंडागर्दी करने वाली सरकार कहा, और उसके बाद फिर वो ममता बनर्जी के दोस्त बन गए बड़ी कन्वीनियंटली, और उन्होंने कहा ममता जी का तो चुनाव चोरी हो गया, इनको चोरी से हराया गया, हम इनके साथ हैं। और खुद मतलब इसको सोचिए आप कि खुद पार्टी के नेता होकर इन्होंने ये बात कही, और फिर लिखा कि मेरी पार्टी में भी कुछ लोग ममता बनर्जी की हार पर प्रसन्न हो रहे हैं, उनको होने की जरूरत नहीं है, ये गलत हुआ है उनके साथ। खुद ही तो आप उनको चोर बोल के आए थे। हो गया, चलिए रात बीती। फिर उसके बाद ऑपोजिशन में नेताओं में कौन था उनका सबसे करीबी, कौन था? ममता जी तो कभी राहुल गांधी की करीबी नहीं रही, कभी भी नहीं। ममता बनर्जी ने कभी राहुल गांधी को एज अ ऑपोजिशन लीडर स्वीकार ही नहीं किया। कौन था वो एक आदमी जिसने किया, जो हर वक्त खड़ा रहा उनके साथ? स्टालिन। 20 साल से, मुझे मैं 10 साल सोच रहा था, करेक्ट किया प्रदीप जी ने, 2004 से 22 साल हो गए। 22 साल से जो आदमी आपके साथ खड़ा है, जिस आदमी ने खुलकर एंडोर्स किया राहुल गांधी को कि ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी हो, वो स्टालिन चुनाव हारते हैं और एक रात लगती है राहुल गांधी को उनका साथ छोड़कर जाने में। आज सुबह सुबह विजय को जाकर के, टीवी के नेता विजय, जिनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उनको जाके कांग्रेस पार्टी ने समर्थन की चिट्ठी दे दी। ये बात करते हैं वो, और वो कहते हैं कि दुनिया में, देश में एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे खड़ा हुआ है, वो राहुल गांधी है। यही कहा जाता है ना उनके बाद। स्टालिन को छोड़ने में उनको एक रात लगी है। और जो कहानी उसकी बताई जा रही है वो ये कि पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब वो इस बात के खिलाफ थे कि हम विजय के साथ जाएं, डीएमके से गठबंधन तोड़ें, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझा सकता है? राहुल गांधी को जो उनको लगा कि मेरी पार्टी में ज्यादा लोगों की राय ये है, तो कोई बात नहीं, एक को छोड़ना छोड़ दो, चले जाओ, उधर चले जाओ। तो राहुल गांधी इस टाइप के फैसले लेते हैं। अब इसमें क्या अच्छा क्या बुरा है उसकी बात हम करेंगे। फिर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया आज। राहुल गांधी ने कहा कि कभी वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुरा ली जाती है। फिर आगे जो बताते हैं कि ये भी सरकार चोरी की, बीजेपी वो भी सरकार। फिर लास्ट में उन्होंने लिखा आचार्य जी कि आज अगर चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, तो मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो ये नहीं बताया कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीतेंगी, लेकिन मोदी 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। तो राहुल गांधी ममता बनर्जी की हार से क्या सबसे खुश राहुल गांधी ही हैं क्या? ये जो वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, इसका क्या संदेश है? देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, मुझे लगता है खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता रहता है। और इसको गंभीरता से लीजिएगा। नहीं, मेरा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जो विषय है वो इस तरह का है जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, ना तो उगले बनते हैं और ना निगले बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जानते हैं सौरभ जी, और ये मैं कई महीने पहले जब आपके इस शो में आया था पहले, तब भी मैंने बात की थी ये कि कांग्रेस के किसी भी नेता से अगर आप कमरे में पूछो तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की इकलौती सबसे बड़ी समस्या का नाम राहुल गांधी है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है। तो
जिस तरह सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाता है, राहुल गांधी कांग्रेस में ऐसे फंस गए हैं। उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, और जब तक राहुल गांधी हैं कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता है। तो उसी का परिणाम है कि ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। तो जो आप बात कर रहे हो कि स्टालिन की बात कि उन्होंने साथ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा विषय है कि एंटायर अपोजिशन का जब ये जमावाड़ा हुआ तो उसमें दो लोग ऐसे थे, जिसमें एक ममता बनर्जी, एक अरविंद केजरीवाल। ये कभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते थे और लाइक नहीं करते, खुली बात है। तो और राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी को देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो राहुल गांधी बीजेपी से ज़्यादा खुश होते हैं, और ममता दीदी के हारने पर भी राहुल गांधी अंदर से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि यदि ममता जीत जाती तो हो सकता था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए राहुल गांधी जी को आगे किया गया, तो ममता बनर्जी सबसे पहला उनका जो आह्वान होता वो यही होता कि राहुल गांधी को हटाओ। अब सवाल उठता है कि उन्होंने टीवी क्यों सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि सत्ता के लिए राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं, जबकि उनके विषय में 20 साल से ये गलत प्रचार किया गया, और प्लांटेड प्रचार है ये कि राहुल गांधी बहुत निर्मल हृदय हैं, बहुत उदार हृदय हैं, राहुल गांधी उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, राहुल गांधी सिद्धांत से समझौता नहीं करते कोई पद नहीं हैं, चाहिए। राहुल गांधी को पद नहीं चाहिए, राहुल गांधी डेमोक्रेटिक हैं। सच बात यह है, राहुल गांधी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी सिद्धांत के पथ पर एक कदम भी नहीं चलना चाहते, वो आदमी ही सत्ता के हैं। मैं इसको उदाहरण के साथ रखना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को गाली दी, पर्टिकुलरली सोनिया जी के बारे में भी क्या क्या कहा, लेकिन जब सत्ता पाने की बात आई तो इन्होंने, और वो बाला साहब ठाकरे जिनकी पार्टी ने कहा हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, डंके की चोट पे बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने, शिव सैनिकों ने ये वादा किया। और ये जो संजय राउत हैं, ये भी इस बात से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब सत्ता की बात आई कि किसी तरह से सत्ता प्राप्त हो सकती है, तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए। और आज वही विषय है कि जो डीएमके है वो आपके साथ खड़ा था, उसने आपको एंटायर अपोजिशन में ममता जी और अरविंद केजरीवाल को अगर साइड कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा समर्थन, अखिलेश यादव से भी ज़्यादा समर्थन करने वाला अगर कोई दल और कोई नेता रहा, वो स्टालिन रहा। वो क्यों रहा, कैसे रहा, ये एक अलग विषय। लेकिन राहुल गांधी जी को स्टालिन ने बहुत सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा वक्त तो गुजरने देते। तो जो तीनों बातें हैं कि राहुल गांधी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं, वो लिबरल हैं, फैनेटिक नहीं हैं, और वो मौका परस्त नहीं हैं। ये चारों बातें उनके बारे में, ये जो 3-4 जो परसेप्शन क्रिएट किए गए, प्लांटेड प्रचार है, प्लांटेड जो नैरेटिव बनाया गया एक कोटरी के द्वारा, ये एकदम गलत है। और ये इस बात का सबूत है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ये बात प्रमाणित करती है। अगर वो सिद्धांतवादी होते तो डीएमके का साथ नहीं छोड़ते। अब डीएमके का साथ छोड़ने की जो वजह बताई जा रही है, कांग्रेस कोई ऑन रिकॉर्ड आके तो नहीं बोलेगी, लेकिन ये कि डीएमके ने कभी हमको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी, ये बात ठीक है। और इस इलेक्शन से पहले भी बीजेपी, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो पहले सरकार में ले लें कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद इलेक्शन में लड़ा जाए, कि उनको भी कुछ कहने को हो जाए अपने समर्थकों को। लेकिन स्टालिन ने साफ मना किया कि मैं स्पेस नहीं दे सकता आपको सरकार में। तो वो एक बड़ी नाराजगी की बात थी। और जो लोकल यूनिट है वहाँ की, वो ये चाहती थी कि अब हमको डीएमके से अलग होना चाहिए। तो डीएमके से अलग होकर कहाँ जाएंगे? तो चलिए एक तीसरी एक सत्ता का एक केंद्र उभरा है, तो इनके साथ हम चले जाएं कि ये एआईएडीएमके को साथ लें और छोटी पार्टियों को साथ लें, उससे पहले हम इनका साथ दे देते हैं। और विजय भी बड़े उन्होंने आग्रह किया, ऐसा कहा जा रहा है कि चिट्ठी तो उन्होंने लिखी खड़गे साहब को कि आप मुझे समर्थन दीजिए। तो वो भी ये चाहती थी कि ऐसा हो जाए। लेकिन मैं राहुल गांधी क्या अब सपना बुन रहे हैं वो समझना चाहता हूं आपसे। ममता के साथ, स्टालिन से अलग, आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सीधे बीजेपी के साथ परीक्षा होने वाली है। फिर यूपी जैसा प्रदेश भी होगा जहां वो सेकंड
मतलब ऑपोजिशन में अखिलेश यादव के साथ एक स्टेपनी के रोल में उनकी पार्टी होगी। सो व्हाट इज द ग्रैंड प्लान? उनका प्लान जो किसी भी मति भ्रम का शिकार व्यक्ति होता है उस तरह का है। 2004 में उनकी मां डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाती अगर डीएमके ने समर्थन नहीं दिया होता। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों की संख्या में सिर्फ 6 का अंतर था। डीएमके ने साथ दिया। अब इसमें आप किसी भी पार्टी को कह सकते हैं कि उस पार्टी ने साथ दिया। डीएमके का नाम इसलिए ले रहा हूं कि चुनाव से पहले तक डीएमके बीजेपी के साथ थी, एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी ने जबरन धकेला। बीजेपी को लगा कि अब तमिलनाडु में जयललिता को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, तो अब डीएमके को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने डीएमके से अलायंस तोड़ दिया चुनाव से पहले। उसके बाद डीएमके जो है कांग्रेस के साथ चली गई। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी। 4 में सरकार बनती ही नहीं अगर डीएमके साथ ना होती। और इस चुनाव की बात आप कर रहे थे कि जो है वो चाहते थे कि मंत्रिमंडल में ले ले। उनको मालूम है कि ये डीएमके और एआईडीएमके दोनों के लिए है, क्यों बना ही नहीं सकते। उनका सिद्धांत ये है कि हम किसी नेशनल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, जहां तक हो सकेगा रोकेंगे। इसी सिद्धांत पर ये दोनों पार्टियां बनी हुई हैं। तो इसलिए, और जो मुद्दे उनके हैं वो नेशनल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। आप देखिए डीएमके ने अपनी सरकार में तो हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन केंद्र में मंत्री बने उनके, यूपीए की सरकार में और एनडीए की सरकार में भी। तो डीएमके, और उससे पहले चुनाव से पहले आपने डीएमके से समझौता किया, सीटें ली और एक राज्यसभा की सीट भी ली। और नतीजा आने के बाद कुछ ही घंटे में आप पलट गए। देखिए राजनीति में समझौता इस तरह का सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं। आप जो है किसी के खिलाफ लड़े, उसके बाद उसके साथ हो गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। न पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। लेकिन कहीं तो आपका कोई कमिटमेंट दिखना चाहिए। भाई एक चुनाव का साथ होता तो समझ में आता कि पिछले चुनाव में साथ थे, इस चुनाव में चलिए अलग हो गए। 22 साल से जो पार्टी हर स्थिति में आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो 2 नेता सबसे ज्यादा बोलते हैं, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, उन दोनों से आप दूर चले गए। ममता बनर्जी के बारे में तो चलिए ये मान सकते हैं कि उन्होंने आपको कभी आपकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको नाराजगी है। एमके स्टालिन ने तो कभी आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया नहीं, कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे। हर मुद्दे पर जो भी इशू कांग्रेस ने उठाया उस पर डीएमके ने साथ दिया। तो ये आपने बताया कि हम जो अपॉर्चुनिस्ट होता है उससे भी बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। किस लिए? कि अब उनको लग रहा है कि टीवीके जो है 5 साल तो सरकार में रहेगी, तो हमारे लिए जो है टीवीके ज़्यादा फायदेमंद है। और 2029 के चुनाव में टीवीके के साथ अगर अलायंस करेंगे तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें भी, ये समझौते का हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आपके साथ मिलके लड़ेंगे और ज़्यादा सीटें, मतलब जो हिस्सा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो जो स्टेट यूनिट पहले कह रही थी कि चुनाव से पहले विधानसभा के कि हमको समझौता करना चाहिए, उनका तर्क यही था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और सीटें भी ज़्यादा लड़ने को मिलेंगी, तो हमारा आधार बढ़ेगा। नहीं तो वो स्टेट यूनिट अपने दम पे ये जो 5 जीत के आए जिता लेते अगर अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो। अगर स्टालिन नहीं होते तो ये 5 विधायक, सवाल ही नहीं था। 2024 में जो 9 सांसद जीत जाते तो बड़ी बात होती। 9 एमपी जिताए और उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। जबकि इस समय जो स्थिति है लोकसभा में, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर हमेशा वो निर्भर रहेगी विपक्ष पर। तो अब आपने डीएमके के एमपीज का साथ तो खोल दिया, उनको फ्री कर दिया आपने, फ्री कर दिया। उसी तरह से ममता बनर्जी को फ्री कर दिया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या। और आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब मजबूत करेंगे, उसको तोड़ के कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। तो वो बच्चा जो होता है ना, खिलौना मिलते ही पहले उसको तोड़ता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी वैसे जोड़ना आता नहीं, तोड़ना आता है, तो तोड़ दिया। अब उनके बस का नहीं है, 10 साल 20 साल तक उनके बस का नहीं है कि इस अलायंस को जोड़ सके।
बात इसकी नहीं है कि आपने डीएमके का साथ छोड़ दिया या टीएमसी का साथ छोड़ दिया, बात यह है कि आपकी विश्वसनीयता नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन हम आप पर भरोसा करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। अब राहुल गांधी ने केवल ये 5 साल सत्ता कैसे चलेगी ये देखा, या वो 2029 देख रहे हैं? 29 में भी देख रहे हैं तो उनको विजय में ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है डीएमके के बनिस्बत। अरे अब ममता जी की जहां तक बात है, ममता जी को कोस ने अभी कोस के हमने कल बात तो की थी, अब वो ममता जी के साथ, ममता जी विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो साथ साथ उस बात को सही बताने वाले सबसे आगे राहुल गांधी हैं। उनको याद आया अचानक कि वोट चोरी का नारा तो मैंने ही दिया था। तो अगर ममता बनर्जी के को इस नारे पर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा नारा कमजोर पड़ जाएगा। ये एक बार जरा तमिलनाडु वाली बात पहले हम अच्छे से समझ लें। कांग्रेस और विजय में समझौता हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआईएडीएमके, आज सुबह से खबर चल रही थी कि एआईएडीएमके में भी टूट हो जाती, एक बड़ा फैक्शन चाहता है कि वो भी चले, उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलती, लेकिन प्रीएम्प्ट किया कांग्रेस ने उसको पहले जाकर के अपने समर्थन की चिट्ठी दे करके। हालांकि वो समर्थन पर्याप्त नहीं है और लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या कभी ऐसा था कि एआईएडीएमके भी जाना चाह रही थी उधर? कांग्रेस वाले हिसाब से सौरभ पहले बात करें तो उनके लिए आसान इस लिहाज से था कि चुनाव से पहले भी कांग्रेस का एक धड़ा था जो कि चाह रहा था कि डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ बिल्कुल गठबंधन कर लें। तो उनके लिए तो ऑलरेडी एक ओपिनियन वहाँ पे मौजूद था ही, लेकिन चिदम्बरम और खड़गे जी ये नहीं चाहते थे उस समय भी, अभी भी। और दूसरी तरफ विजय को लेकर ये ज़रूर हैरानी वाली चीज़ थी कि शायद जो पॉलिटिक्स में उनका इनएक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। जिस तरह के प्रोमिसेज उन्होंने किए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जो कि अभी जो मौजूदा बजट का हिस्सा है उस पर लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है। तमिलनाडु के पूर्व अगर बजट की अगर बात करें तो 3,31,000 करोड़ के आसपास है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपको ऐसे प्रोमिसेस के लिए जो प्रोमिस उन्होंने किए हैं, वो सिलेंडर और क्या क्या चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उसमें एलपीजी तो सिलेंडर जी, उसमें 6 सिलेंडर आप उसमें दे रहे हो, धनराशि बेरोजगारों के लिए धनराशि, महिलाओं के अकाउंट में पैसे ज़्यादा तो इतनी सारी धनराशि, केंद्र सरकार अगर आपके साथ सेम पेज पे ना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो एक बात ये समझ में आ रही थी कि शायद थोड़ा भी गवर्नेंस का उनको अगर ध्यान होगा तो ये काम कम से कम नहीं करेंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ एआईएडीएमके की बात करें तो क्योंकि शासन से बाहर थे तो उनमें कम से कम 2 नेता ने तो उनकी बैठक में बहुत मुखर होकर ये वकालत की कि हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए। और अगर वो एआईएडीएमके के साथ जाते, बीजेपी से अलग भी होकर वो जाती, तो विजय के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको सेम पेज पे रह के। कांग्रेस के साथ जाके तो एक तरह से उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ली है। कहा यह जा रहा है कि शायद जो उनके धर्म उनको लेकर कहा जाता है ना, क्रिश्चियन है, तो वो अफेक्शन उनको शायद ज़्यादा समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहे तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। ये कमिटमेंट लिया है उन्होंने भी, जैसे कि किसी सांप्रदायिक शक्ति की एंट्री इस गठबंधन में नहीं होगी, रेड एज एआईएडीएमके। उन्होंने एआईएडीएमके, बीजेपी तो किसी भी सूरत में वो नहीं जाती उनके साथ, कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगी ना। दूसरी चीज़ देखें कि पॉलिटिकली तमिलनाडु की जनता ने अभी वोट किया है विजय को वहाँ की सरकार के लिए। अब तमिलनाडु की जनता लोकसभा चुनाव में भी टीवीके को इतना ज़्यादा वोट करेगी और उस कीमत पे आपने डीएमके को छोड़ दिया, ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। अन्यथा उस तरह के प्रोस्पेक्ट में कि अच्छा 2029 तक तमिलनाडु की सरकार में विजय ने एक यूफोरिया क्रिएट कर लिया अपने फिल्म स्टार और फैंडम के दम पे, बाद में तो अब लोग गवर्नेंस देखेंगे ना कि आप कितना कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं। और इतने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट में अभी ऑलरेडी फाइनेंशियल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, 3% आज को ये घटा है, 3.5 से 4% उसके बाद पहुंच जाएगा। कहाँ से मैनेज करेंगे फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आप कितना? तो वो सारी समस्याएं तो दिख रही हैं कि तमिलनाडु की सरकार में सामने आने वाली है। और तब भी कांग्रेस का ये सोचना कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा शायद कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा होगा कि चलो एक सरकार में पहले आए तो सही। केरल के साथ साथ कहने के लिए तो रहेगा ना कि हाँ तमिलनाडु में भी हमारा से है। और डीएमके के साथ आप देखें तो लगातार कांग्रेस पीछे ही जा रही थी तमिलनाडु में। इनफैक्ट पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सीटें बढ़ गई 2, लेकिन क्रमशः उनका डिग्रोथ हुआ है। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठजोड़ फेविकॉल का है कि नहीं है? नहीं, फेविकॉल जैसा तो कुछ नहीं होता उसमें, फेविकॉल जैसा तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बीजेपी के भीतर तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुखर होकर बात एक सेक्शन में चल रही है कि शायद अन्नामलाई को हमने किनारे किया, वो गलती हो गई। अगर तमिलनाडु की जनता को द्रविडियन पॉलिटिक्स से अलग कुछ चाहिए था, जो कि चाहिए था दिख रहा है, तो वो काम अन्नामलाई की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और पढ़े लिखे व्यक्ति, जेनजी में बहुत, हाँ, तो उसको क्रिएट किया जा सकता था। इसलिए पूछा, बीजेपी और डीएमके के बीच में तो कोई अंडरस्टैंडिंग मुमकिन नहीं है या है? नहीं अभी नहीं, लेकिन आगे मतलब ऐसा कुछ लोकसभा चुनाव तो बहुत। हाँ, अब आते हैं राहुल गांधी की दूसरी बात पे। ये तो हमने ये क्यों किया उन्होंने समझने के लिए वो सारी बात हुई। अब वो जो कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी को 140 सीट भी नहीं आएंगी, 240 आ गई थी 2 साल पहले, अब 140 के लाले पड़ जाएंगे।
तो ये उनकी इस वक्त देश के राजनीतिक मूड की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है राहुल जी की अंडरस्टैंडिंग में? और देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2029 की सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उनका फोकस 2039 है क्योंकि वो बहुत ही दूरदर्शी नेता बन चुके हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी कार्य क्षमता और उनकी प्रतिभा से भली भांति। वैसे आपकी बात पे बता दूं कि यही शब्द अभी आपने जिनका नाम लिया था ना, संजय राउत जी, आज ही इस्तेमाल किया राहुल गांधी की। ही इज अ विजनरी लीडर। हाँ, और ममता जी की गलती थी कि इनकी बात नहीं सुनी। हाँ, डेफिनेटली। तो मैंने जो 2-3 बातें कही उनको मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने आज जैसे डीएमके के साथ जो किया, डीएमके उनके साथ था, ऐसे ही लालू यादव जी का पीरियड याद करो। लालू जी ने हमेशा सोनिया गांधी का भी साथ दिया और राहुल जी का भी साथ दिया पूरी तरह। लेकिन आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और उसमें राहुल गांधी जी का, उसका लालू जी का विषय आया, तो वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला मुद्दा वही था। और अगर आप एकांत में लालू जी से पूछो तो वो कहते हैं कि ये हमारा सत्यानाश करने में राहुल गांधी का रोल है। लालू जेल नहीं जाते। और मैंने एक बात कही कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। जो सिद्धांत का मुखौटा है, जो उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस शिवसेना को आप सांप्रदायिक शक्ति कहते थे सबसे बड़ी, आप सत्ता के लिए उससे मिले। राहुल गांधी को आप चोर डकैत मानते थे, उन पर दुनिया भर के आरोप आपने लगाए ताकि ऑर्डिनेंस फाड़ने से लेकर दूसरी तरह की चीज़ें हैं। उनसे सत्ता के लिए आप फिर गठजोड़ किया। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। जिस पार्टी के साथ मिलके राहुल जी को कहीं भी थोड़ी सी सत्ता मिल सकती है, वो सिद्धांत को ताक पे रख देते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है डीएमके वाला। अब आया आप कह रहे हैं कि 2000 संजय राउत ने कहा है कि वो बड़े विजनरी हैं, दिव्यद्रष्टा हैं, युग द्रष्टा हैं। तो मैंने अपनी बात को शुरू वहीं से किया था कि वो इतने बड़े दिव्यद्रष्टा हैं, दूरदर्शी हैं कि कांग्रेस के गले में फंस चुके हैं। और ये सौरभ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं कई साल से कह रहा हूँ। जब मैं कांग्रेस के भीतर था तब भी कहता था। मैं ये 2-3 बातें मैंने उठाई थी और जब मैंने महसूस किया कि भाई यहाँ अब रुका ही नहीं जा सकता है, वहाँ 3 बातों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप राहुल गांधी के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा था, नरसंहार हो रहा था, कैसी कैसी वीडियो आ रही थी, साधु महात्मा को जलाया जा रहा था, नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, तब भी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वो हिंदू शब्द ही नहीं कहना चाहते हैं। और मैं शायद गलत नहीं हूँ, प्रदीप जी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिछले 10 सालों में राहुल जी ने अपने मुंह से, अगर भारत में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो वो कहेंगे बहुसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो गया, और अगर विदेश में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो वो कहेंगे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो ये हमले हुए हैं। वो अपने मुंह से हिंदू शब्द भी नहीं कहना चाहते। तो ये एक उनकी प्रॉब्लम है। अब ये वो किसी इंटरनेशनल साजिश जो सनातन और हिंदुओं के खिलाफ चल रही है उसके हिस्सा हैं, जानकर कर रहे हैं, या उनको हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो तो इसका जवाब कांग्रेसी लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी पिछी नहीं है, हिंदू मुसलमान शब्द जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलते, हिंदू भी नहीं बोलते, मुसलमान भी नहीं बोलते। नहीं, देखो कौन सा कांग्रेस, एक सेकंड, ये तो बीजेपी का कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव है ना, सौरभ क्यों जाएंगे? सौरभ जी, कौन सा कांग्रेसी महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर है? महात्मा गांधी की तो हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस बात को हल्के मत लो, इस बात को जनता भी समझ चुकी है और आप नहीं समझना चाहते हैं। ये मुद्दा ही ये है, एक एंटी नेशन कैंपेन है और एक एंटी रिलीजन, एंटी सनातन, एंटी हिंदू कैंपेन है। जो हिंदुओं के विरोध में बात करेगा वो राहुल जी के प्रिय होगा। आप पूरा इतिहास उठा के देखिएगा, उनके इर्द गिर्द के लोग वही सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली हैं जो सनातन और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आप पॉलिटिक्स में इतने साल रहे, DMK। एक बात आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बात तो आप उसकी करेंगे ना जो आपको वोट देगा।
जो आपको वोट दे रहा है, मैं बात तो उसी की करूंगा ना। तो अगर अब आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं मिलता? नहीं, अगर ये- उतना नहीं मिलता, एक उस सेकंड, अनुपात एक में नहीं मिलता प्रदीप जी, जितना ये बहुत बड़ी बात मुसलमानों कर का रहे हैं। मिलता है। प्रदीप जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। भाई, अभी आसाम में 19 में से 18 मुसलमान ही जीत के आए ना एक पार्टी के। सेकंड, प्रदीप जी, आपने कहा कि इसका मतलब उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि राहुल जी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। नहीं तो केवल मुसलमान के वोट से तो अब सिद्ध हो गया है ना, आप देश में क्या कहाँ सत्ता पाएंगे आप? राहुल वो गांधी जी एक मुस्लिम बार वोट बोले, का जो वीटो था वो 2014 में खत्म राहुल हो गया। गांधी जी एक बार बोले कि मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए। मैं आपके इस शो में चुनौती दे अच्छा, रहा हूं। आप बताइए क्यों बोले? उनको मालूम है कि हिंदुओं में हिंदू विरोधियों की संख्या कम नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। नहीं, ये बात तो आज ठीक है। आज अगर कांग्रेस का 18, 19, 20% वोट है तो मुसलमानों के वोट के कारण नहीं है, उसमें ज्यादा संख्या जो है हिंदू वोट मतदाताओं की। देखिए प्रदीप जी, अगर कोई जन्म से हिंदू है और कर्म से नहीं है तो वो हिंदू थोड़ी है, वो तो जयचंद है, गद्दार है। नहीं, वो तो आप विशेषण की बात कर रहे हैं, हम रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। उनका एक मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से कह रहा है कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। नहीं, तो अगर वो कह रहा है तो वो तो राहुल गांधी की कंसेंट से ही कह रहा है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लाइन है वो एंटी हिंदू है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, वो साफ दिखाई देती है। तो उनको भरोसा है कि मुसलमान को एकजुट करो, साथ लाओ, और हिंदुओं में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है जो हमारा साथ देंगे। चलो मैं दो बातें इसमें याद दिलाता हूँ आपको। राहुल गांधी ने अभी एक और स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से जब मिल रहे थे तो उन्होंने कहा था बीजेपी को ये लगता है कि नॉर्थ में वो कभी हार नहीं सकती, नॉर्थ इंडिया में वहाँ, और वो हम उनको हराएंगे। राहुल गांधी का प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान, हिंदू का वोट मिल रहा है वो उनको समझ में आता हो तो अलग बात है कि क्यों नहीं मिल रहा है, या उस बहस में उनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उनको नॉर्थ इंडिया में वोट नहीं मिल रहा है। दक्षिण में तो 3 राज्य हैं उनके पास, केरल है, तेलंगाना है, कर्नाटक उनके पास है। उनका प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम वोट का भी बंटवारा करने वाले हैं। बिहार में आरजेडी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये बात आज दिन में बिल्कुल आप सही जगह ले आए मुझे। ये जब खबर आई कि इन्होंने समर्थन दे दिया विजय का और डीएमके को छोड़ दिया, तो जो हमारी सहयोगी खबर करती हैं कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़ी बहस में। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सोच है इसके पीछे, तो उनका कहना था कि राहुल गांधी को ये लगता है कि राज्यों में हमने अपनी बहुत स्पेस दी है नहीं सौरभ, क्षेत्रीय दलों को, ऐसा नहीं। उसको रिक्लेम मैं करना बताता चाहते हूं, हैं। मैं बताता हूं, ये ये जल्दबाजी उसी हिस्से में किया गया काम है, इसीलिए ही ममता जी के खिलाफ भी बोल कर गए वो बंगाल देखिए, में। कांग्रेस ने कभी किसी को जमीन नहीं दी, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। इन पार्टियों ने जिनके पास है कांग्रेस की जमीन, उन्होंने कांग्रेस से छीनी है, कांग्रेस ने दी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का इन लोगों से अलायंस नहीं था कि साथ आए, गठबंधन में थे, उसका फायदा उठा लिया, इस तरह का नहीं हुआ कुछ। समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में अलायंस पहली बार 2017 में हुआ, ठीक कह रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो कांग्रेस के खिलाफ लड़के ही आई होगा। हाँ, और इसी तरह से बिहार में आरजेडी से पहली बार 2004 में पोस्ट पोल अलायंस हुआ, 2009 में वो भी नहीं रहा। बट आज की हकीकत तो यही है ना प्रदीप जी, कि इन राज्यों में कांग्रेस जो है उनकी एलआई है और छोटी एलआई है, जूनियर पार्टनर है। मजबूरी है। हाँ। अगर अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उनके साथ अलायंस करना पड़ रहा है। मुझे सौरभ एक इसलिए बात नहीं और, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन उनको दे तो वो दी। छोटा भाई बन के उकता गए हैं राहुल गांधी, उस इक्वेशन को बदलना चाहते नहीं हैं। नहीं, लेकिन उस इक्वेशन को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? टीवी के कौन सी नेशनल पार्टी है? टीवी की तो रीजनल पार्टी है। नहीं, अगर नहीं, वो मैं करना बताता हूं, था, ये अच्छा तो पॉइंट अकेले है। जाते। Correct। दूसरी चीज कि अगर बंगाल में भी आपको अगर अपनी जगह रिक्लेम करनी होती तो इलेक्शन में फुल फ्लेजेड गए होते, वहाँ पे कैंपेन कर रहे होते, लास्ट में जाके 2 बार की औपचारिकता नहीं पूरी करते, और ममता बनर्जी के हार जाने के बाद फिर से ममता बनर्जी को मजबूत करने वाली बात नहीं तो करते। दिल्ली में चाहिए उनका साथ। तो नहीं, फिर नहीं, बंगाल इसी- में मतलब नहीं चाहिए ना आपको भाई, reclaim अच्छा, नहीं करना। ऐसे सोच के देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी बहुत खुश होंगे बनर्जी इलेक्शन हारी। तो अब अपर हैंड किसका है? दिल्ली में विपक्ष की राजनीति करने में आसानी होगी ना राहुल गांधी को। तो वो जिन्होंने उनको लीडर कभी नहीं माना, वो हार गए। आसानी अगर के लिए खुश होना है, आसानी अपना पैर काट लेंगे आप। बोलो तो अपना मत पैर वो काट बात, के जैसे कहना वो आसानी ट्वीट हो करने रही। की क्या जरूरत थी? इलेक्शन रहा गया, रिजल्ट चुप रहो, फिर तो मुझे- आप ममता बनर्जी को मुझे- मजबूत करने वाली बात बोल रहे हैं ना कि वोट चोरी कर लिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, ये करने की फिर क्या जरूरत थी? नहीं, रिक्लेम कैसे किया जाता है, बल्कि हासिल कैसे किया जाता है, रिक्लेम शब्द भी ठीक नहीं है। 12 साल में बीजेपी
कहाँ थी? 0 से 207 पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी कहाँ पहुंचे? 2011 में 46 सीटें थी करीब कांग्रेस की। आज कितनी है? दो सीटें आई हैं। तो आपने किया क्या है कि आप रिक्लेम करने का दावा भी कर सके? अरे बताइए, ये सब बहस हम कर रहे थे सीरियसली कि कांग्रेस राज्यों में क्या हो जाएगी और छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बनना है। सही बात है। कांग्रेस में होती है क्या ये बहस? देखिए, एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई कि भाई ये जो टीवी के को समर्थन देने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। इसके पीछे बहुत, मैं एकदम अलग बात कह रहा हूँ। कांग्रेस के भीतर ये बात चल रही थी जैसे रिजल्ट आया, बल्कि रिजल्ट आने से पहले जब एग्जिट पोल आया तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है और उसमें बहुत सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप है। वो ये बात कर रहा था कि अगर ये रिजल्ट इस तरह के आते हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो राहुल गांधी को कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए, इस पर चिंतन हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चिट्ठी लिखी जाए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई ग्रुप बने, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ बोले, उससे पहले आप ये सिद्ध कर दो। राहुल गांधी जी की कोठरी ने ये फैसला लिया कि आप ये सिद्ध कर दो कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, सत्ता में भागीदारी है। उसका नतीजा है कि सब कुछ ताक पे रख के, डीएमके को ताक पे रख के, और हम कैसे राहुल जी के फैसले की सराहना और एप्रिशिएट करें कि इन चुनाव के नतीजे में हम नेट प्रॉफिट में रहे। एब्सोल्युटली। ये आसाम की बात ना पूछे, ये हारे हुए के बजाय जीते हुए एक साथ हो गए। ये भीतर की बात है। और दूसरी बात यह है, अभी जो बात हो रही थी कि ममता बनर्जी के और हारने पे और अरविंद केजरीवाल के हारने पे, सौरभ हारने की बात नहीं है। जब अरविंद जेल गए तो सबसे ज्यादा खुश राहुल गांधी हुए और उनकी टीम हुई। और वो तो ममता बनर्जी को जेल भेजना चाहते हैं, तो ये राहुल गांधी और उनकी टीम। इसीलिए, और ये बातें ममता जी को पता है और ये बातें अखिलेश यादव को भी पता है, लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा संजीदा हैं और वो उन्हें लग रहा है कि ये लड़ाई इनकी है। नहीं, खैर, संजीदा अगर राहुल गांधी की तुलना में, उस तुलना में भी एनीवे, तो खैर, अब अखिलेश यादव उस बात में अपने को हटा लेते हैं क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश चाहिए। हाँ, उन्हें उत्तर प्रदेश चाहिए और उनको उनका जो वोट स्प्लिट ना हो, उनका फोकस उस पर रहता है। उसके लिए कांग्रेस चाहिए, उसके लिए उन्हें कांग्रेस अपनी शरण में चाहिए। ठीक, कांग्रेस चाहिए नहीं, कांग्रेस शरण में चाहिए। वो कांग्रेस को कभी भी पनपने नहीं देंगे, वो भी नहीं पनपने देंगे और उनके पिताजी ने भी नहीं पनपने दी, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। लेकिन ये कांग्रेस की बदकिस्मती है कि राहुल गांधी जैसा नेतृत्व में मिला नहीं। 29 में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे। मैं 39 की बात कर रहा हूं। आप कर रहे हैं, मैं 29 अरे भाई, कमाल कर रहे हैं भाई। राहुल गांधी को तो हर 5 साल में वो महीना याद आता है ना, मई का महीना। सौरभ जी, जो बात, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और क्या है, और राहुल गांधी को जीवन में क्या चाहिए? राहुल गांधी को चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है। पार्टी की सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अब केरल मिल गया तो एक राज्य और जुड़ गया। केंद्र में मंत्री बनना नहीं, द मैन हैज ओनली वन एम्बिशन कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। राहुल गांधी जी ने अपनी टीम से ये बात बोली है भाई, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं। मैं वहां 32 साल रहा हूं कि मोदी को हराने की जल्दबाजी मुझे नहीं है, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, चाहे मैं 2039 में बनूं, क्योंकि मेरे पास तो आयु है अभी। तो ये जितने भी बुजुर्ग नेता हैं ये सब निबट जाएंगे। ये राहुल जी की सबसे पहली चाहत क्या है? देखिए, ये जितने विपक्ष के जो हैवी वेट नेता हैं इन्हें निपटाओ। दूसरा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो उनकी माँ के साथ रहे, जो उनके पिताजी के साथ रहे, जो दादी के साथ रहे, अभी भी वो हैं, जिनमें कई नाम हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, गुलाम नबी आजाद चले गए, साइड लाइन नहीं, ये इनके पूरी तरह से निपटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो एक नई कांग्रेस बना रहे हैं। उस कांग्रेस में कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा सर। लेकिन ऑपोजिशन के बड़े नेता जिनका आपने जिक्र किया, उनकी उम्र हो जाएगी, वो ढल जाएंगे। लेकिन वो तो परिवारवादी पार्टियां, वो तो दे के जाएंगे। स्टालिन ढल जाएंगे तो उदयनिधि आ जाएंगे, उदयनिधि तो चुनाव जीत गए हैं। अखिलेश जी तो कहीं अभी बूढ़े नहीं हो रहे हैं। अखिलेश जी के पास भी आई हुई राहुल गांधी की तरीके से, वहां तेजस्वी बैठे हैं, वहां अभिषेक बनर्जी बैठे हैं। बीजेपी में पूरी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार है। राहुल गांधी का झगड़ा अखिलेश यादव से और दूसरी पार्टियों से उतना नहीं है जितना कांग्रेस के भीतर है। एक्चुअली राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो अभी प्रधानमंत्री
नहीं बन सकते। तो अभी उन्हें प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, सिर्फ मोदी कैसे हटे इसकी जल्दी है। ये दो बातें अलग अलग हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कोई और हो जाए, सरकार भाजपा की हो, तो राहुल गांधी परेशान नहीं होंगे, परेशान मोदी से। ये उनकी गलतफहमी है। अब हो सकता है, लेकिन वो समय बदल चुका ये गलतफहमी क्या है कि बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री और होगा तो राहुल गांधी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार जब तक होगी, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा पर आधारित पार्टी है, ये व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं है। व्यक्ति बड़ा हो सकता है लेकिन संगठन से बड़ा चलिए वो तो खैर मोदी अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो 29 नहीं, का लेकिन चुनाव भी देखे। मैं लेकिन आपने ये भी कहा साथ में कि वो ये माने, उनको ये पता है कि मैं अभी सत्ता में नहीं आ रहा हूँ, डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा ही नोज वेरी वेल। 29 छोड़िए, अभी उसके बाद भी। पक्का। आपको लगता है ऐसा? ज़्यादा ये समझ में आता है कि उन्होंने अपनी जो एक दुनिया बना रखी है ना अलग तरीके से ही, उनके बयानों से कम से कम ऐसा लगता है कि, और उसी में वो जी रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि इसी इलेक्टोरल सेटअप में, इसी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत 5 राज्यों में चुनाव हुए, केरल में आपको जीत हासिल हो रही है, और फिर आप चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर रहे हो। हाँ, प्रक्रिया पे सवाल खड़े करते करते जैसे 140 का नंबर कहाँ से आया ईमानदार, 135 क्यों नहीं, 145 क्यों नहीं, 240 से 140 वही मतलब 140 ही क्यों, 240 से 135 क्यों नहीं, 130 क्यों नहीं? कुछ तो रैशनलिज्म होना चाहिए ना कि जो आप कह रहे हो किस आधार पे कह रहे हो, किस बेसिस पे कह रहे हो। महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा के कांग्रेसी आपको खुल के बताएंगे कि हम क्यों हारे, किस वजह से हारे, इनको नहीं पता। और महाराष्ट्र के इलेक्शन खुद के वहां के लोग बताएंगे कि हाँ क्या क्या। अरे अभी आप जो जिस बंगाल पे आप बोल रहे हो, उनकी पार्टी के 2 सांसद सौगत रॉय और महुआ मोइत्रा, दोनों ने खुल के सोशल मीडिया पे क्लेम किया कि हाँ ठीक है, बंगाल के लोगों ने परिवर्तन चाहा और हो गया। सौगत रॉय ने तो ये बोला हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार था, हमारी पार्टी में गुंडे थे, और इसलिए हम अनपॉपुलर हो गए। सौरभ, अगर ये बात कर रहे होते ना तो कम से कम 15 टीएमसी के सांसद चुनाव से पहले इनको ब्रीफ कर चुके होते कि हम लोग हारने जा रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, 15 से कम नहीं बताते। पार्लियामेंट में अगर ये खाली बात कर लेते टीएमसी के सांसदों से कि ग्राउंड पे वहाँ पे क्या चल रहा है, तो एकदम से बता रहे थे कि अभिषेक बनर्जी का जो सिस्टम है पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और पार्टी बहुत खराब स्थिति है, पार्टी बिल्कुल अच्छा नहीं करेगी, हम लोग इस इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। जो करीबी थे अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के, वो बस सिर्फ यहाँ तक आ रहे थे कि नेक टू नेक फाइट, तो मान वो भी रहे थे कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। और बाकी कम से कम 14-15 सांसद आपको ये बता। मैं एक चीज जो आचार्य जी ने कहा, मैं उस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इसमें ओपिनियन पे पहुंचना चाहता हूँ। राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या लगता है, उनको क्या फीडबैक मिल रहा है? दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए राहुल गांधी कहता हूँ, राहुल गांधी को क्या फीडबैक दिया जा रहा है कि मोदी और इस बीजेपी के अभी एरा में, अभी दिल्ली दूर है, अभी ये काम नहीं होने वाला, अब हम सत्ता में नहीं आने वाले, या नहीं 240 पर ले आए हैं, अब 29 में और नीचे लाएंगे और सरकार बनाएंगे। ये वाली ज्यादा है कि भाई मुस्लिम वोट आपके साथ है, कास्ट पे डिवाइड कर दो, इसलिए बार बार कास्ट वाली बात रहती है कि उसमें हो जाएगा आपका काम, और डिस्क्रेडिट कर दे किसी तरह से नरेंद्र मोदी के किसी भी काम को, किसी भी अच्छे काम को आप डिस्क्रेडिट कीजिए तो चांस है हमारा, क्योंकि अगर रियल पिक्चर रहता ना, रियल फीडबैक रहता, तो फिर वो मेहनत करते। जैसे अभी के दौर में बीजेपी को अगर हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो आपको नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा का मतलब ये हुआ कि जिस कदर वो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी उसी तरह का सेटअप बना के मेहनत करना पड़ेगा, अगर रियल फीडबैक है तो। वो है नहीं, तो बस मुस्लिम वोट बैंक साधो और कास्ट पे डिवाइड कर दो सोसाइटी को। सौरभ जी मुझे बताइए, पूरी दुनिया में नॉट ओनली भारत, इतना गैर जिम्मेदार कोई नेता आपने देखा है कि जिस चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से खुद सांसद हो, उसी को तुम बेईमान कहते हो? जिस चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से तुम्हारी 2-2 सरकार चल रही है, उस चुनाव आयोग को तुम बेईमान कहते हो? चौथी बनने और तो ठीक है, और अब यहां भी केरल में तुम्हारी सरकार बनी है, तो इतना गैर जिम्मेदार, ये जरा सोचिएगा। दूसरी बात ये बताइए, अगर ये बात हमें पता है, आपको पता है, इन्हें पता, देश की जनता को पता है, तो राहुल गांधी को नहीं पता कि तेरा नंबर अभी नहीं है? ठीक है, अगर राहुल गांधी को ये नहीं पता होता ना, और वो जानते कि तू प्रधानमंत्री बन सकता अभी 29 तक, तो वो ये चार्ली चैपल बन के थोड़ी घूमते कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। ये जो हरकतें हैं उनकी, उनके स्टेटमेंट्स देखिएगा, उनकी बातें देखिएगा, है ना, उनकी भाव भंगिमाएं देखिएगा, और उनके तौर तरीके देखिएगा। अच्छा जी, मैं इस पिक्स का जवाब आपको प्रदीप जी की अभी कही एक बात से देता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये ओपन टू डिस्कशन है, लेकिन मैं दूसरी बात, आपने जो कहा कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं,
जब उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी ने कहा 400 पार और उन्होंने कहा कि ये संविधान बदलने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए ये नारा लगा रहे हैं, ये जानते हुए कि बात सच नहीं थी, और उन्होंने ये नारा लगाया और इस देश के लोगों ने कुछ एक सेक्शन ने उसको सच मान लिया और मोदी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उनको क्यों नहीं ये लगेगा कि आज मैं कहूंगा कि चुनाव चोरी कर रहा है मोदी, तो वो मानने वाले लोग भी होंगे। ये तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, मानते हैं। यहाँ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप कहते रहिए। ये शुरू हुआ राफेल से। उनको पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि इस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा जनता में, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। लेकिन उनके सलाहकारों ने कहा कि नहीं, आप इस मुद्दे को छोड़िए मत, इस पर लगे रहिए। और यही प्रवीण चक्रवर्ती, जिन्होंने अभी कहा है कि ये पांचों चले जाएंगे अगर आपने समर्थन नहीं दिया, ये बता रहे थे कि 180 से 185 सीटें मिल रही हैं 2019 में कांग्रेस पार्टी को, और मंत्रिमंडल बनने लगा था। तो इस तरह का फीडबैक देने वाले अगर हों तो इसका मतलब जमीन से पूरी तरह से कटे हुए हैं। उनको ये लगता है ना कि ये चोर, लेकिन चोर, राहुल चोर बोलो। गांधी ऐसा क्यों कर? देखिए, राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम प्रधानमंत्री की रेस में बने रहेंगे तो हम पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहेंगे। दुनिया भर में जहां भी जाएंगे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल सकते हैं, जो आएंगे उनसे मुलाकात कर सकते हैं, पार्टियां हमारे पास आएंगी, अपोजिशन के लीडर हम बने रह सकते हैं। तो पॉलिटिकल रेलेवेंस ही भी बहुत बड़ी पावर होती है। क्यों एमएलए एमपी बनना चाहता है कोई नेता? उसको मालूम है कि उसकी भी पावर है। बिल्कुल है। तो पॉलिटिक्स में जो ऐसा है, थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अब राहुल गांधी लीडर का राज्य नहीं अपोजिशन चल रहा, लीडर राज्य चल रहा, अपोजिशन राहुल है, तो आप कुछ भी उनको समझ, कोई कमी है बताइए, उनको इतनी बड़ी पार्टी चला आप उनको कुछ भी समझे, वो समझते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के बराबर हूं। नहीं, मुझे लगता उनको है किसी, ठीक बात है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा इसमें जोड़ दूं, मुझे लगता है वो अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझते हैं, बराबर नहीं। और पीएम जब सौरभ ये कहते हैं ना कि ये राजनीतिक आरोप नहीं, सोचिए ना कितना सीरियस मामला है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस नक्सली अब जंगल में खत्म हो गई है और कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल बनते जा रही है, तो वो ऐसा नहीं है ना कि वो सिर्फ कहने के लिए वो कहा जाता है। वो जो फीडबैक है, जो हरकतें देखी जाती हैं, जो सारी जानकारी मिलती है, कौन कौन से लोग उनको सलाह देते हैं, किस लाइन पे सलाह देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर भी आते रहती है। उसके आधार पे ये बहुत मतलब सोच समझ के ये बोला गया, ये लाइन रहता है पीएम का कि ये कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सल हो चुकी है। बीजेपी ऐसा मानती है, एंटी नेशनल हो चुकी। भाई सबसे ताज़ा उदाहरण है ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध। अभी लेकिन राहुल गांधी अपने मुद्दे बदलते रहते हैं। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी छूट जाता है, फिर चोर चोर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अभी जो नैरेटिव अभी जो बनाना चाहते हैं वोट चोरी का, बीजेपी में किसी लेवल पर कोई असहजता है इस पर कि भाई इसको काउंटर करते रहना पड़ेगा हमको? नहीं तो लोगों को तो पता ही होता है ना, तो इसलिए बीजेपी तो रत्ती भर इसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जांचेगा। जिस इलेक्शन की आप बात करते हैं उसी इलेक्शन में यूपी में ही जहां से आप जीत के आए हो, उसमें कितने सारे सांसद अपोजिशन के जीते, इतने सारे राज्यों में कहीं आप जीते हैं, कहीं बीजेपी के जीते हैं, तो लोगों को तो पता होता है। जैसे आज मान लीजिए बंगाल के बारे में जो उन्होंने कहा, उसको जोड़ दिया बाकी राज्यों से, तो बाकी राज्यों के लोगों को भी समझ में आ गया। अच्छा, ये बताइए सौरभ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों के वोट कट गए। कोई आदमी सड़क पे दिखाई दे रहा है कि मेरा वोट कटा? नहीं, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन को का आभार व्यक्त करना चाहिए। इतना फेयर इलेक्शन हुआ है, और अगर 1 करोड़ व्यक्ति के वोट छोड़िएगा, 1 लाख का भी वोट कट जाएगा। वो 1 लाख आदमी है कहां? ये बड़ी बात है ना। और मुझे लगता है कि ये जिसका वोट कटेगा वो सड़क पे जरूर आएगा, कहीं दिख रहा है, कहीं सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि मेरा नाम रामलाल है, मेरा नाम श्यामलाल है, मेरा वोट नहीं है। बंगाल में कोई दिखा, आसाम में दिखा, और ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक शोध का विषय हो गए, शोध का। डॉक्टरेट होगी राहुल गांधी, इट में भी। अरे बस आखिर में आपने राहुल गांधी कुंडली उंडली में मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, क्या सवाल है आपका? मैं मानता हूं राहुल गांधी, आपको तो देखनी है। क्योंकि आज बहस हो गई कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए दिल्ली में तो लिखा होगा। खुद 39 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 2029 से बड़ा विश्वास है अभी भी आपको राहुल गांधी पर। नहीं भाई, मुझे लगता है उनकी जो कार्य प्रणाली है और उनका जो संकल्प है,
वो बहुत बड़ा है। देखिए 39 की तैयारी कर रहा है एक व्यक्ति। चलिए सर, तो अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। आचार्य जी बहुत शुक्रिया, आज समय इतना, बहुत धन्यवाद। उनकी कुंडली का जो विषय है हाँ। वो तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा देख सकते हैं, भारत का कोई ज्योतिषी उनकी कुंडली नहीं देख सकता। उन्होंने देखी होगी तो फिर तो वो हर चुनाव में बन रहे होंगे प्रधानमंत्री। नहीं, वो दिखा चुके हैं। गोरखपुर में एक ज्योतिषी है, अच्छा, यूपीए सरकार के समय। तो पता लगा क्या था? उस समय पहला प्रश्न शादी का था। तब चिंता उसकी होती थी। अच्छा, ठीक है, तो इस आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, इस पर फिर आगे फिर और बात करते हैं। सुखदेव जी बहुत शुक्रिया आपका, आचार्य जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी।